हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो बच्चों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसके लिए कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए होते हैं, हमने उन एंजाइम्स की बात की है। कल हमने सबसे पहले बात की थी हेलिकेज एंजाइम के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको कल वाला रिकेप कर देता हूं ताकि आपको आज के लेक्चर से मैं इजीली जोड़ पाऊं। हेलिकेज एंजाइम जो है उसका काम है डीएनए जो है उसमें दोनों श्रृंखलाओं को खोल देना। खोलने के बाद जो तनाव उत्पन्न होता है जिससे दोनों श्रृंखलाओं में अतिकुंडलन हो जाता है, सुपर कोइलिंग हो जाती है, उसको रोकने के लिए काम में लेते हैं टोपोआइसोमरेज। प्रोकैरियोटिक में बोलते हैं उसको डीएनए गायरेज। तथा अब दोनों श्रृंखलाएं सीधी तो रह गई, पर यह भी संभावना है कि दोनों श्रृंखला एक दूसरे के साथ मिलकर वापस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना ले। तो इनको वापस मिलने से रोकने के लिए हम लोग काम में लेते हैं एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं प्राइमेज। प्राइमेज या आरएनए प्राइमेज इसको बोल सकते हैं। प्राइमेज ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा छोटे से आरएनए के टुकड़े का निर्माण होता है, आरएनए के प्राइमर का निर्माण होता है। और उसके बाद में हम लोग अपनी बात कर रहे हैं अगला एंजाइम जो बच्चों यहां पे है, वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, हाँ जी। तो देखो बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज की अपन कंडीशन देखें तो अपन कह सकते हैं कि साहब डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज जो है ये है मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए की जो प्रतिकृति होती है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, उस रेप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। आगे बात करें बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होगा? ये होता है डीएनए पर निर्भर, ये है डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये बच्चों यहां पर काम आता है। अब सुनना बड़े ध्यान से बच्चों, कल मैंने बताया था आपको कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इस बच्चों डीएनए पॉलीमरेज के अंदर दो कंडीशन आती है। इसकी जो रीडिंग सीक्वेंस है वो होती है 3 डेज से 5 डेज, और इसकी जो फंक्शनल सीक्वेंस है, इसके जो कार्य करने की सीक्वेंस है, ये बच्चों फंक्शनल सीक्वेंस आती है 5 डेज से 3 डेज। इसको आप इस तरीके से मानो, जैसे ये मान लो बच्चों यहां पे कोई डीएनए की श्रृंखला है ना, ये श्रृंखला 3 डेज से 5 डेज है। भाई डीएनए में 2 चेन होती है, ये मान लो बच्चों डीएनए में 2 चेन में से कोई भी एक चेन मान लो। सपोज बच्चों ये 3 से 5 है ना, कुछ भी मान सकते हो आप, ये लो कोई बात नहीं, 5 से 3 मान लो। मतलब डीएनए की कोई भी एक श्रृंखला है जी, यू है। मान लो बच्चों यहां लिखा है ए टी सी जी टी ए, मान लीजिए ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब आया बच्चों कौन? डीएनए पॉलीमरेज। अब कौन आया? डीएनए पॉलीमरेज। बच्चों डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसको पढ़ता कैसे है, इसकी रीडिंग सीक्वेंस क्या है? तो ये इसको पढ़ता तो है 3 से 5 की ओर। पढ़ता कैसे है? 3 से 5 की ओर। तो देखो बच्चों यहां पे 3 है, इधर 5 है ना, इधर 3 है, इधर 5 है, तो इसको ऐसे पढ़ेगा। तो क्या पढ़ा है? ए टी जी सी टी ए, और बनाएगा कैसे? 5 से 3। तो पहले बना लेगा यहां पे 5 डेज, फिर ऐसे बनाएगा 5 डेज से 3 डेज बनाएगा ऐसे। और कैसे पढ़ा? 3 से 5,
तो पहले ए, यहां टी, टी ए, जी सी, सी जी, ए टी। ये लो साहब, इस तरीके से डीएनए की ये बच्चों यहां पे नई श्रृंखला बन गई। तो पढ़ता कैसे है, 3 से 5, और 3 से 5 पढ़कर नई चेन कैसे बनाता है, 5 से 3 बनाता है। ये बच्चों है डीएनए पॉलीमरेज की रीडिंग सीक्वेंस और डीएनए पॉलीमरेज की फंक्शनल सीक्वेंस है। आगे बात करते हैं। आगे बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं, जैसे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। इसमें 3 प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है। जैसे सबसे पहले बच्चों यहां पे होता है, आप कह सकते हो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। पहला बच्चों यहां पे होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है बच्चों, इसका काम तो वही है, डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करना। लेकिन जो बच्चों डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है उसमें अपन ये कह सकते हैं कि साहब यह जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है बच्चों एंजाइम ही है। तो एंजाइम किससे बनता है, प्रोटीन से। तो ये एंजाइम या ये प्रोटीन एक ही श्रृंखला से बनी है। तो साहब ये जो है यह प्रोटीन की सिंगल चेन से बना एंजाइम है। तो साहब ये जो एंजाइम है वो प्रोटीन की एक ही श्रृंखला से बनता है, प्रोटीन की सिंगल चेन से बनता है। आगे बात करें बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये प्रोटीन की सिंगल चेन से बनता है, प्रोटीन की ये एकल श्रृंखला से बनता है। आगे बच्चों अपन कह सकते हैं कि साहब यह जो है अपना कार्य करता है 5 डेज से 3 डेज दिशा में। यह 5 डेज से 3 डेज दिशा में डीएनए चेन का निर्माण करता है। दूसरी बात आप कह सकते हो बच्चों, यह जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है यह डीएनए की प्रूफ रीडिंग व मरम्मत का कार्य भी करता है। इसका बच्चों मतलब क्या है, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, मान लो एक से बन गए 2 डीएनए, लेकिन बच्चों जब उस एक से 2 डीएनए बने हैं तो उन दोनों डीएनए के अंदर यह भी संभावना होती है कि साहब कहीं पर गलती हो जाए। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में जो नया डीएनए बनता है उस नए डीएनए के अंदर अगर किसी स्थान पर गलती हो जाए, अगर किसी स्थान पर त्रुटि हो जाए, तो उस त्रुटि को पहचानना मतलब प्रूफ रीडिंग करना। मतलब क्या करना, प्रूफ रीडिंग करना। उस त्रुटि को पहचानना मतलब प्रूफ रीडिंग करना, फिर उस त्रुटि को ठीक कर देना। यह काम भी बच्चों किसका है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है। तो साहब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो डीएनए की मरम्मत भी करता है। समझते बात को, ये बच्चों यहां पर कंडीशन है। इसके अलावा आप कह सकते हो ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये बच्चों 1 मिनट के अंदर, जैसे मेरी बात समझने का प्रयास करना, ये मान लो बच्चों यहां पर डीएनए की कोई चेन है, यहां पर ए है, ये टी है, ये सी है और मान लो ये जी है, जस्ट एग्जांपल। तो इसके सामने अगर आप देखो, इसके सामने अगर आप यहां पर देखो तो ए के सामने वो न्यूक्लियोटाइड आएगा जिसमें टी है, अगला न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसमें ए है, अगला न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसमें जी है और अगले न्यूक्लियोटाइड के अंदर सी होगा।
इस तरीके से। तो 1 मिनट में ये 1000 न्यूक्लियोटाइड जो है बच्चों उसको लगा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं यह 1 मिनट में 1000, यह 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइडों को जोड़कर डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए रज्जु का निर्माण कर सकता है। 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर ये नई डीएनए की श्रृंखला बना सकता है। कौन बना सकता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहां पर बना सकता है प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों, यह 3 डेज से 5 डेज तथा 5 डेज से 3 डेज एक्सो न्यूक्लियस सक्रियता दर्शाता है। अब देखो बच्चों इस बात का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से आप ये बात तो समझ गए कि भाई डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है, एंजाइम बनता है प्रोटीन से। बात समझ रहे हैं? तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इसका निर्माण प्रोटीन की सिर्फ एक ही श्रृंखला से होता है। इसका कार्य है 5 से 3 दिशा के अंदर डीएनए का निर्माण करना। यह प्रूफ रीडिंग भी करता है और बाद में उसकी मरम्मत भी कर देता है। 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की इसकी क्षमता है। अब देखो बच्चों, जैसे आपको प्रूफ रीडिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है? आपने डीएनए को पढ़ा और पहचान लिया कि साहब यहां पे गड़बड़ है, तो इसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। फिर बच्चों आपने क्या किया? उस डीएनए में जहां पर गड़बड़ था आपने बच्चों उतना डीएनए तोड़ लिया, फिर वहां पे सही डीएनए बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तोड़ना पड़ा। तोड़ना ये काम किसका है? एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है बच्चों? डीएनए को तोड़ता है किनारों से। तो चाहे तो ऐसे आपका डीएनए हो, ये 3 डेज से 5 डेज है, ये 5 डेज से 3 डेज है, तो एक्सोन्यूक्लियस 5 से 3 ऐसे भी काट सकता है, 3 से 5 ऐसे भी काट सकता है। मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ना, ये एक्सोन्यूक्लियस के समान काम कर सकता है। यह डीएनए को किनारों पर से काटता है, चाहे तो 3 से 5 की ओर या 5 से 3 की ओर। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहां पर अपना डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आगे बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में। हाँ बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करते हैं। बच्चों डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है, याद रखना इसका जो निर्माण है वो भी प्रोटीन की एक श्रृंखला से होता है। बच्चों यह भी क्या है? प्रोटीन की एक श्रृंखला से बनती है। याद रखना बच्चों, इसकी जो सक्रियता है, इसका जो कार्य होता है, यह सक्रियता होती है वही 5 डेज से 3 डेज की ओर। सक्रियता मतलब कि साहब ये नया डीएनए जो है वो 5 से 3 की ओर ही बनाती है। बच्चों हमेशा नई चेन 5 से 3 ही बनती है, चाहे कोई सा भी हो। ये जो है बच्चों आप यहां पे कह सकते हो कि साहब ये जो है वो 3 डेज से 5 डेज, ये बच्चों 3 डेज से 5 डेज एक्सोन्यूक्लियस कार्यरत है। मतलब बच्चों ये डीएनए को तोड़ सकता है। जैसे मान लो बच्चों ये डीएनए है, ये 3 डेज से 5 डेज है ना, तो ये 3 से 5, ये 3 इधर 5,
यहां से कट कर देगा, यहां कट नहीं कर सकता, 3 से 5 की ओर किनारों पर यहां कट कर देगा। ये मान लो बच्चों यहाँ पे 5 डेज है, यहाँ पे 3 डेज है, कट कैसे करेगा, 3 से 5 एक्सो मतलब बाहर किनारे की तरफ। तो साहब ये यहाँ पर 3 से 5 बाहर किनारे पर काट दो इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से ये एक्सोन्यूक्लियस कार्य भी करता है। आगे बात करें तो हम कह सकते हैं बच्चों यह 1 मिनट में 50 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर नई श्रृंखला डीएनए की बना सकता है, नई श्रृंखला बना सकता है। बच्चों यह जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के साथ मिलकर प्रूफ रीडिंग व रिपेयरिंग में सहायता करता है। बच्चों इस बात का मतलब यह है कि साहब डीएनए जो है उसकी प्रूफ रीडिंग करना, उसकी मरम्मत करना, यह काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का भी है और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का भी है, दोनों का ये काम है ना, बात समझ रहे हो। पर मुख्यतः बच्चों प्रूफ रीडिंग और रिपेयरिंग काम किसका है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है। चलिए अब बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के बाद में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट नंबर 3, ये बच्चों यहां पे है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बच्चों याद रखना, यह जो है सबसे प्रमुख प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है। यह है मेन टाइप, मुख्य प्रकार का मेन टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ये बच्चों मुख्य प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है। आगे बात करें तो साहब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये बच्चों मुख्य प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है। फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि साहब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये बच्चों इसकी जो सक्रियता है, ये तो मुख्य प्रकार का है, वो भी वैसे रहती है, ये भी 5 डेज से 3 डेज की ओर बच्चों, ये भी 5 डेज से 3 डेज की ओर सक्रियता दर्शाता है, नई डीएनए का निर्माण करता है। ये बच्चों 1 मिनट में 15,000 से लेकर 50,000 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करके नई चेन बनाता है, डीएनए की नई चेन बनाता। ये बच्चों यहां पर कंडीशन है, याद रखना इसका जो निर्माण है वो प्रोटीन की 10 इकाइयों से होता है। बच्चों प्रोटीन की 10 इकाइयां जो है वो मिलके आप कह सकते हो इस प्रकार से निर्माण करती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। बात समझ रहे हैं? ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। फिर आप कह सकते हो कि साहब इसकी जो एक्सोन्यूक्लियस वाली जो सक्रियता है बच्चों वो भी कैसी है, 3 से 5 है। तो साहब ये जो है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह
3 से 5 दिशा में अपना काम करता है, अर्थात 3 से 5 दिशा में ये डीएनए को किनारे से कट कर देता है ना। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हाँ जी, आगे बात करें बच्चों। मेनली अपने पास में प्रोकैरियोटिक ही है डीएनए पॉलीमरेज। बाकी अगर आप यूकैरियोटिक की बात करो तो बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये बच्चों 5 प्रकार का होता है। ये 5 टाइप का होता है। पहला बच्चों यहां पे होगा, आप कह सकते हो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सिग्मा। बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साहब ये 5 प्रकार हुए करते हैं किसके, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पॉलीमरेज की। चलो ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। अब इसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं कि साहब किस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, किस प्रकार से आखिर नया डीएनए बनेगा। ये बच्चों कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, उससे पहले बच्चों हम एक यहाँ पे ले लेते हैं लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। बच्चों डीएनए के जो 2 टुकड़े होते हैं, डीएनए के जो 2 टुकड़े होते हैं, इन डीएनए के दोनों टुकड़ों को जोड़ने का जो काम है ये क्या करता है, डीएनए लाइगेज करता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए लाइगेज के द्वारा हम डीएनए के 2 खंडों को जोड़ते हैं। अब आप मुझे बताओ बच्चों, डीएनए के 2 खंड जुड़ रहे हैं, तो बच्चों 2 खंडों के जुड़ने का मतलब क्या है, 2 खंडों के जुड़ने का मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड दोनों तरफ के जुड़ रहे हैं। और बच्चों 2 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनमें जो बंध होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। उसे बच्चों क्या बोलते हैं, उसे बच्चे बोलते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि फोस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करते हैं। तो इसका काम क्या है, यह 2 डीएनए को जोड़ता है। और बच्चों यहां पर बंध कौन सा बनता है, तो आप कह सकते हैं फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड का यहां पर क्या होगा बच्चों, निर्माण होगा। ठीक है, ये काम है डीएनए लाइगेज का, 2 डीएनए खंडों को जोड़ना। और कैसे जोड़ता है, 2 डीएनए खंडों के बीच पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 डीएनए खंडों के बीच के जो न्यूक्लियोटाइड है उनको बच्चों फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जोड़ देता है। हाँ जी, आगे चले। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मामला करते हैं चालू। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों डीएनए जो है, इस डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, इसकी बच्चों क्या मैकेनिज्म होती है, आइए करते हैं इसके बारे में चर्चा। तो बच्चों हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि साहब जो डीएनए की रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म है बच्चों, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होगा, डीएनए पॉलीमरेज का। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि साहब डीएनए
पोलीमरेज थर्ड जो है वो बच्चों इसका मेन एंजाइम है। मतलब यहां पर बेटे का बाप कौन है, दूल्हे का बाप कौन है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। तो डीएनए की जो प्रतिकृतिकरण है बच्चों, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, इस डीएनए के रेप्लिकेशन में जो बच्चों मेन एंजाइम है वो कौन है, वो यहां पे है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। समझ रहे बात को? ये बच्चों क्या करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए टेम्पलेट जो होती है, इस डीएनए टेम्पलेट के सामने ये बच्चों क्या करता है, यह डीएनए टेम्पलेट के सामने नई पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे मान लो बच्चों अपने पास में ये डीएनए था, इस तरीके से है ना, ये डीएनए था। तो बच्चों पहले क्या होता है, डीएनए की दोनों चेन खुल जाती है। चलो मान लो, मैं इसे मान लेता हूं एक बार कि साहब इस प्रकार से दोनों चेन खुल गई। तो अब ये बच्चों क्या करेगा, डीएनए की चेन के ऊपर यूं बच्चों देखो इस प्रकार से नई चेन बनेगी। तो ये बच्चों यहां पर क्या है, ये बच्चों यहां पर है नई चेन, दिस इज न्यू चेन। और ये नई चेन जिसके ऊपर बन रही है, ये बच्चों नई चेन जिसके ऊपर बनती है ना, कि साहब इसके ऊपर नई चेन बन रही है, इसको बच्चों बोलते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का मतलब क्या है, टेम्पलेट का मतलब ये है कि जब डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती है बच्चों, अब मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं, अब आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। डीएनए की जब दोनों चेन अलग अलग हो जाती है तो अब इन दोनों चेनों के ऊपर नई नई चेन बनती है। एक चेन बनती है इसके ऊपर, एक चेन बनती है इसके ऊपर। तो नई श्रृंखला जिसके ऊपर बन रही होती है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। तुम कह सकते हैं कि साहब टेम्पलेट चेन पर सदैव 5 डैश से 3 डैश दिशा में, टेम्पलेट चेन पर सदैव 5 से 3 दिशा में आप कह सकते हो नई डीएनए श्रृंखला बन जाती है। तो टेम्पलेट चेन जो है बच्चों, टेम्पलेट के ऊपर नई चेन बनेगी। नई चेन बनती कैसे, हमेशा 5 से 3 दिशा में बनती है ना बच्चों, याद रखना। जैसे आप यहां पे एंजाइम ले रहे हो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, बच्चों डीएनए पॉलीमरेज जो है, यह डीएनए पॉलीमरेज काफी तेजी से आप कह सकते हो बच्चों नई श्रृंखला का निर्माण करता है। ये नई श्रृंखला का निर्माण करता है, समझ रहे बात को? इस तरीके से बच्चों यहां पे कंडीशन है। फिर आप कह सकते हो कि साहब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चों तीनों यहां काम करते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज एक जो इकोलाई है, एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस इकोलाई में 4.6 गुणा 10⁻6 ये बच्चों बेस पेयर पाए जाते डीएनए के अंदर। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो बच्चों इतना जो बेस पेयर है बच्चों, इतने जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये 18 मिनट के अंदर, 18 मिनट में रेप्लिकेशन कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ई कोलाई का जो डीएनए होता है, ई कोलाई का जो डीएनए होता है बच्चों, ई कोलाई के डीएनए में ये जो बेस पेयर होते हैं ना, ये बच्चों बेस पेयर कितने होते हैं, 4.6 10⁻6 ये बच्चों बेस पेयर होते हैं ई कोलाई के डीएनए के अंदर। तो इतने के इतने जो बच्चों क्षार है, इतने के इतने जो बच्चों न्यूक्लियोटाइड है, इस बात को आप ऐसे समझो जैसे, अब बच्चों सारा मामला समझने का है, प्लीज आप ध्यान दें। जैसे मान लो बच्चों ये डीएनए है ऐसे, ये A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, T डबल बॉन्ड A, C ट्रिपल बॉन्ड G, ऐसे है। दोनों चेन बच्चों क्या होगी, अलग अलग हो गई इस प्रकार से। ये लो सब दोनों चेन अलग अलग हो गई। अब यहां पे क्या रह गया, A, यहां पे C, यहां पे T और यहां पे क्या आ गया, G। जस्ट एग्जाम्पल,
अब देखो बच्चों, इस न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, इस न्यूक्लियोटाइड में साइटोसिन, इस न्यूक्लियोटाइड में थायमिन, इस न्यूक्लियोटाइड में ग्वानिन है। तो अब क्या होगा कि 4.6 10 की घात 6 बेस पेयर थे। तो देखो बच्चों, इतने बेस इस तरफ रह गए और इतने ही बेस इस तरफ आ गए, तभी तो बेस पेयर हुए थे। ये थायमिन, ये साइटोसिन, सॉरी ये ग्वानिन है ना, इधर एडेनिन, इधर ये बच्चों यहां पर क्या है, यहां पे है सी और यहाँ पे जी। देखो दोनों चेन खोल ली मैंने। अब बच्चों वैसे के वैसे क्या होगा कि साहब इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो भी क्षार है बच्चों, उसका संपूरक, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो टी के सामने ए, जी के सामने सी, ए के सामने टी, जी के सामने सी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, टी के सामने ए और सी के सामने जी। देखो बच्चों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ई कोलाई जो है, इस ई कोलाई का जो डीएनए है उसमें 4.6 गुणा 10 की घात 6 बेस पेयर पाए जाते हैं। 18 मिनट में ये एक डीएनए से 2 डीएनए बना देगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। तो आप यहां पे कह सकते हो कि साहब औसतन, स्पीड तो बहुत होती है पर औसतन 2000 न्यूक्लियोटाइड, औसतन 2000 न्यूक्लियोटाइड्स को यह 1 मिनट में आप कह सकते हो जोड़कर नई श्रृंखला का निर्माण कर देता है। तो देखो बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मुख्य एंजाइम है। यह डीएनए टेम्पलेट के सामने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, यह डीएनए टेम्पलेट के सामने नई डीएनए की श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। टेम्पलेट चेन पर सदैव 5 से 3 दिशा में नई चेन का निर्माण होगा। तो बच्चों टेम्पलेट खुद तो कैसे हो गई, जैसे मान लो बच्चों ये टेम्पलेट है, ये तो होती है 3 से 5, ये तो टेम्पलेट है, इसके सामने नहीं बनती है। तो नई कैसे बनती है? 5 डेज से 3 डेज, ये नहीं बनती है इस प्रकार से। ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। आगे चर्चा करें। आगे बच्चों हम यहां पे कह सकते हैं कि साहब इस पूरी क्रिया में जो एनर्जी होती है, ये बच्चों एनर्जी कहां से आती है? एटीपी से। जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यह एटीपी डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए बच्चों डीएनए की दोनों चेन को खोलना, आगे की बच्चों हर क्रिया में ऊर्जा लगती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो ऊर्जा आती है वो बच्चों ऊर्जा कहां से आती है? एटीपी से आती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो अनेक पदों में संपन्न होगा। ये पद यहां पे कौन से हैं? आइए करते हैं 1 बाय 1 एक एक पद की बात। देखें, हाँ जी। तो देखो बच्चों, अपन यहां पे कह सकते हैं कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो बच्चों सबसे पहले उसका जो पहला पद है ये होगा, जैसे मान लो बच्चों आपके पास में डीएनए है, तो आपको एक डीएनए के सामने दूसरा डीएनए बनाना है। समझना बड़े ध्यान से, आपको एक डीएनए के सामने दूसरा डीएनए बनाना है। आपको एक चेन के सामने दूसरी चेन बनानी है। तो दूसरी चेन किससे बनती है? न्यूक्लियोटाइड से बनती है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें उन सभी न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव करना पड़ेगा कि भाई न्यूक्लियोटाइडो सक्रिय हो जाओ, अब समय आ चुका है, अब आपको जुड़कर एक नई श्रृंखला का निर्माण करना है। तो हम यहां पे कह सकते हैं बच्चों, पहले यहां पर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण का एक्टिवेशन। ये बच्चों पहला पद है। तो पहला पद क्या है? ये है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण। जैसे मान लो बच्चों डीएनए है, तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं बच्चों, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं 4 प्रकार के। अर्थात डीएनए का निर्माण जिन न्यूक्लियोटाइड से होता है बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन से होते हैं आप देख सकते हो। सबसे पहले डीऑक्सी, बच्चों न्यूक्लियोटाइड की बात है
तो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है याद करो, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड बनता है, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ने से, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ने से न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो देखो बच्चों 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बच्चों डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन, बच्चों एडिनोसिन क्या होता है, तो बच्चों एडिनोसिन जो है वो होता है आपके न्यूक्लियोसाइड। इसका बच्चों पूरा नाम मैं लिख देता हूं मैं यहां पर, ये है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये बच्चों क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। इसके अलावा बच्चों एडिनिन के अलावा क्या हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, तो DGMP ये हो गया बच्चों डीऑक्सी ग्वानोसिन। बच्चों डीऑक्सी ग्वानोसिन, ये तो बच्चों क्या हो गया, डीऑक्सी ग्वानोसिन क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। आप इसमें फॉस्फेट और जोड़ दो ताकि न्यूक्लियोटाइड बन जाए। जोड़ देते हैं एक फॉस्फेट इसमें, ये लो मोनोफॉस्फेट। एक बच्चों यहां पे होता है इस प्रकार से डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो बच्चों डीऑक्सी साइटिडीन ये क्या है बच्चों, साइटिडीन है एक न्यूक्लियोसाइड, आप इसमें जोड़ दो मोनोफॉस्फेट, क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन भी होता है, तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो देखो बच्चों इस प्रकार से डीएनए में न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक डीएनए के अंदर आप कह सकते हो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। समझ रहे बात को। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो डीएनए है, डीएनए के ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स केंद्रक में पड़े रहते हैं। बच्चों डीएनए के ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं जिनसे डीएनए बना करता है, ये केंद्रक में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि साहब जीवन अवस्था में, क्योंकि जीवन फेज में इन न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण होता है। बच्चों बात को समझने का प्रयास करो। डीएनए का निर्माण तो होगा एस अवस्था में, लेकिन एस अवस्था के पहले जो जीवन अवस्था आती है, जीवन अवस्था में केंद्रक के अंदर ये सारे न्यूक्लियोटाइड बनके तैयार हो जाते हैं। अर्थात डीएनए का निर्माण 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से होता है, और ये चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जो है वो केंद्रक के अंदर पड़े रहते हैं। पड़े कहां से रहते हैं? क्योंकि साहब जीवन अवस्था में इनका निर्माण होता है। समझ रहे बात को। ये बच्चों यहां पे सीन है। आगे देखो, डीएनए के ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स जो केंद्रक में पाए जाते हैं, डीएनए के ये चारों न्यूक्लियोटाइड जो केंद्रक में पाए जाते हैं, जो केंद्रक में पाए जाते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ये बच्चों निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और बच्चों निष्क्रिय अवस्था का मतलब है कि साहब ये मोनोफॉस्फेट के रूप में होते हैं। ये मोनोफॉस्फेट के रूप में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। तो बच्चों अब क्या होगा, ये जो पहला पद है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण, इसके अंदर बच्चों क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये बच्चों न्यूक्लियोटाइड जो हुआ करते हैं
जो कि निष्क्रिय अवस्था में है ये सक्रिय हो जाते हैं। जैसे बच्चों आप यहां पे कह सकते हो, देखो सुनना मेरी बात को आप बड़े ध्यान से, ये है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये जो है बच्चों क्रिया कर लेता है, आप कह सकते हो बताओ बच्चों इसके पास में कितने फॉस्फेट है, तो आप यहां पे कह सकते हो बच्चों इसके पास में एक फॉस्फेट है। ये एटीपी से क्रिया करता है। एंजाइम बच्चों यहां पे होता है फॉस्फोराइलेज। एंजाइम कौन सा होता है? फॉस्फोराइलेज। तो एटीपी में से जो दो फॉस्फेट है वो निकल जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। तो बच्चों अब ये क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों इसी प्रकार से सेम टू सेम क्या होता है, जो डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है ये बच्चों बदल जाता है डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट जो है ये बच्चों बदल जाता है डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। बच्चों डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट जो है ये बच्चों एटीपी के साथ क्रिया करके फॉस्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा बदल जाते हैं डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस पहले पद का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण। तो बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि साहब ये जो चारों न्यूक्लियोटाइड होते हैं इस पद में क्या होगा, मैं लिख देता हूं बच्चों ऊपर। इस पद में यह होगा कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, बच्चों डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स एटीपी से क्रिया करके फॉस्फोराइलेज एंजाइम द्वारा सक्रिय हो जाते हैं। तो बच्चों पहला पद यहां पे क्या था? ये था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण। देखो बच्चों ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, ये मोनोफॉस्फेट के रूप में है, निष्क्रिय अवस्था में है, और बच्चों अब ये सक्रिय हो गए, अब ये ट्राइफॉस्फेट के रूप में आ गए। ठीक है, तो बच्चों डीएनए का निर्माण जिन न्यूक्लियोटाइड से होता है बच्चों वो न्यूक्लियोटाइड इस पद में सक्रिय हो जाते हैं। चलिए अब आगे बच्चों कौन से स्टेप है वो बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।